नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी लोगों ने कहा कि सर आप संधि पढ़ा चुके हैं, इसके बाद आप समास पढ़ा दीजिए, क्योंकि समास काफ़ी लोगों को नहीं आता है और कुछ लोगों को आता है तो अच्छी बात है, आपका रिविजन भी हो जाएगा। और जिन्हें नहीं आता है वो प्रेम पूर्वक और ध्यान से इत्मीनान से पूरे के पूरे समास की इस एपिसोड के देखेंगे। ठीक है, उम्मीद करूँगा कि समास आज ही समाप्त कर दिया जाए। ठीक है, मैं इसमें समास को जो है बहुत ही बेहतर तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि एक ही वीडियो में समास जाए। अगर नहीं समाहित कर पाता हूं एक वीडियो में, दो वीडियो में आपका समास में समाप्त कर दूंगा। ठीक है, आइए चलिए बात करते हैं समास की। इसके पहले हम आपसे यही दरख्वास्त करेंगे, अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मेरा यह जो वीडियो जा रहे हैं ये सभी वीडियो उत्तर प्रदेश में तमाम सारी प्रतियोगी परीक्षाओं को टारगेट करके बनाया जा रहा है। विशेषता बात करें तो उत्तर प्रदेश में जो हमसे जुड़े हुए बच्चे हैं वो ज़्यादातर जो है यूपी टेट का तैयारी कर रहे हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सभी लोग अगर समास आपके चैप्टर में है तो निश्चित रूप से समास यहीं से आएगा और यह 101% में दावा कर सकता हूँ। ठीक है, तो पूरे इत्मीनान से इस वीडियो को देखिएगा और चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं मित्रों समास का अर्थ क्या होता है। मित्रों, समास का जो अर्थ होता है, समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है ना, उसका मतलब होता है संक्षेप। क्या होता है? संक्षेप। ठीक है, किसी बात को जो है संक्षेप कर दिया जाए, अर्थात संक्षिप्त बना दिया जाए, छोटा बना दिया जाए, वही होता है समास। ठीक है, समास का मतलब क्या होता है? संक्षेप करना या संक्षिप्त करना। ठीक है, मतलब उसे कंसाइज करके छोटा कर देना। जैसे मैं कहता हूं राजा का पुत्र। क्या कहता हूं? राजा का पुत्र। यह क्या है? यह जो है एक वाक्य है, राजा का पुत्र, यह एक वाक्य है। लेकिन अगर इसी वाक्य को हम राजपुत्र कह देते हैं, क्या कह देते हैं? राजपुत्र बोल देते हैं, तो क्या यह गलत बोल रहे हैं? क्या तब भी सही बोल रहे हैं। तो राजा का पुत्र जो है अगर हम उसे राजपुत्र बोल देते हैं तो कोई गलती नहीं कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र होता है। तो निश्चित रूप से जो मैंने राजपुत्र शब्द का इस्तेमाल किया वही राजपुत्र समास कहलाएगा। ठीक है, इसे ही हम क्या कहेंगे? इसे ही समास बोलेंगे। ठीक है, समास का मतलब क्या हुआ? अब समझ गए आप, समास का मतलब होता है संक्षिप्त। उसके बाद ये जो राजा का पुत्र है मित्रों, यह राजा का पुत्र जो है इस समास को तोड़ करके बनाया जा रहा है। अर्थात अगर राजपुत्र को मैं कहूं कि राजपुत्र को विखंड कर दीजिए, खंडित कर दीजिए, तोड़ करके आप बना दीजिए, अर्थात उसका क्या कर दीजिए? विग्रह कर दीजिए। मैंने पहले भी बताया संधि का जो मतलब कि विलोम होता है उसे विग्रह बोलते हैं। तो समास का जो समास को जब तोड़ेंगे तो उसे हम समास विग्रह कहेंगे। क्या कहेंगे? समास विग्रह बोलेंगे। ठीक है, समास विग्रह। मित्रों, आप सभी लोग जानते हैं यूपी टेट का एक ट्रेंड है। क्या ट्रेंड है? कि यूपी टेट में जो है एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये बताइए कि भैया संधि का विलोम क्या होगा। 2017 में पूछा गया समास का विलोम, उसी तरीके से आगे पूछा जाएगा संधि का विलोम। आप सभी लोग बताइए, अगर समास का शाब्दिक अर्थ संक्षिप्त होता है तो इसका विलोम क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम क्या होगा? संक्षिप्त का विलोम यही होगा, छूट देना, मतलब बड़ा कर देना। समास मतलब संक्षेप मतलब छोटा, अर्थात इसका छोटा कम विलोम क्या होगा? बड़ा। और समास का जो विलोम होता है मित्रों, समास का विलोम जो है आप आराम से लिख लीजिएगा, यह जो है यूपी टेट में 2-3 बार क्वेश्चन आ चुका है। समास का विलोम व्यास होता है। समास का विलोम क्या होता है? व्यास। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, समास का क्या अर्थ होता है? संक्षिप्त होता है। ठीक है, आपने समास जाना और समास विग्रह जाना। उसके बाद आज हम बात करते हैं बेसिकली समास में मित्रों, जब पढ़ने का प्रयास करते हैं समास, आपको समास में जो है एक दो बातें बहुत ही अमूमन देखने को मिलती हैं। वो दो बातें क्या होती हैं उसे भी मैं समझा देता हूं। एक बात होता है पूर्व पद। क्या होता है? एक शब्द होता है पूर्व पद, एक पद होता है, एक मतलब एक शब्द होता है उत्तर पद। क्या होता है? उत्तर पद। मित्रों, जब भी समास की बात होती है ना, समास में जो है हमेशा दो पदों का निर्माण होता है। समास का जो शब्द होता है जिसमें आपसे कहा जाएगा कि भैया इसमें समास कौन सा है, उसमें निश्चित रूप से दो शब्द होगा। ठीक है, उसमें निश्चित रूप से दो शब्द होगा, दो पद होगा, शब्द नहीं दो पद होगा। ठीक है, जब दो पद होगा उसे ही जो पहला पद होता है, जो पहला पद होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम पूर्व पद बोलते हैं, पहले पद को। और जो बाद वाला पद होता है उसे हम उत्तर पद बोलते हैं, बाद वाला। ठीक है, बाद वाला उत्तर पद बोलते हैं। अच्छा, जैसे इसी में आप देख लीजिए, इसी में आप देख लीजिए राजपुत्र लिखा गया है, तो निश्चित रूप से आप बताइए कि इसमें राज क्या है? एक पूर्व पद है। ठीक है, ये क्या है? पूर्व पद है। और यहीं अगर बात की जाए पद क्या है,
पुत्र क्या है? पुत्र जो है उत्तर पद है। आप समझ चुके हैं कि पूर्व पद और उत्तर पद होते क्या है। ठीक है, उम्मीद करता हूं पूर्व पद और उत्तर पद को आपने समझ लिया। अब बात करते हैं मित्रों समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो बेसिकली होता यही है कि आपने समास के बारे में जाना और समास में पूर्व पद और उत्तर पद की लगातार बात होती रहेगी, आपने उसको जाना। ठीक है, अब बेसिकली बात करते हैं कि समास कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो समास मित्रों जो है, समास अगर बेसिक रूप से आपको बात करें तो समास 4 प्रकार के होते हैं। तो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन सा समास होता है? एक समास होता है मित्रों अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। क्या होता है? अव्ययी भाव समास। ठीक है, एक समास होता है मित्रों जिसे हम बोलते हैं बहुव्रीहि समास। क्या बोलते हैं? बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। ठीक है, एक समास होता है मित्रों उसे बोलते हैं तत्पुरुष समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास। ठीक है, क्या होता है? तत्पुरुष समास। और जो है द्वंद्व समास। क्या बोलते हैं? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, आप इसे इस तरीके से भी द्वंद्व को लिखिएगा, इस तरीके से भी लिखा रहता है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास। तो निश्चित रूप से अगर बात की जाए आपसे, वैसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है समास कितने प्रकार के होते हैं। मूलतः समास मित्रों यही 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मूलतः समास 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन आप कहेंगे भैया हमने तो 6 प्रकार पढ़े हैं। जो जी बिल्कुल आपने 6 प्रकार पढ़े होंगे, लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मूलतः समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है? अव्ययी भाव समास होता है, बहुव्रीहि समास होता है, तत्पुरुष समास होता है और द्वंद्व समास होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार आप लिखिएगा, 1, 2, 3 और 4। ठीक है, अब जो कर्मधारय और आपने 1-2 समास और देखा होगा, कर्मधारय समास और क्या आपने देखा? कर्मधारय समास आपने देखा होगा और कर्मधारय समास आपने देखा होगा और एक समास देखा होगा द्विगु समास। जो कर्मधारय और द्विगु समास होते हैं ना, वो तत्पुरुष समास के रूप होते हैं। ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। कर्मधारय समास और जो द्विगु समास होते हैं यह जो है क्या होते हैं? यह जो है क्या होते हैं? यह जो है तत्पुरुष समास के रूप होते हैं। आपसे क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समास के कितने रूप होते हैं? तो तत्पुरुष समास के 2 रूप होते हैं, कर्मधारय समास और द्विगु समास। मूलतः समास 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अभिन्न रूप से अगर बात की जाए, निश्चित रूप से अगर आपके क्वेश्चन में 4 न दिया रहे तो आप 6 सही लगाइएगा कि कर्मधारय और द्विगु समास को भी मूलतः हम समास में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आप इसमें बात कर लेते हैं कौन कौन सा पद प्रधान होता है। आप लिख लीजिएगा, अव्ययी भाव समास में मित्रों पूर्व पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद प्रधान होता है। अभी आप देखेंगे कि पूर्व पद प्रधान क्या होता है। प्रधान का मतलब होता है मुख्य। प्रधान का मतलब क्या होता है? मुख्य। अव्ययी भाव समास में पूर्व पद प्रधान होता है। आगे बात करते हैं बहुव्रीहि समास में। बहुव्रीहि समास में कौन सा पद प्रधान होता है? बहुव्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। प्रधान का मतलब मुख्य। अभी आप बाद में समझेंगे कैसे होता है। कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास की बात की जाए मित्रों, तत्पुरुष समास में जो है उत्तर पद प्रधान होता है। क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, अगर बात करें द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास में मित्रों दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, दोनों पद प्रधान होते हैं। समझ में आया ना? अव्ययी भाव समास की बात करें तो पूर्व पद प्रधान होता है, वही मुख्य होता है पूर्व पद। ठीक है, बहुव्रीहि समास की बात करें तो दोनों पद प्रधान, कोई पद प्रधान नहीं होता है। तत्पुरुष समास की बात करें तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद का मतलब बाद वाला पद प्रधान होता है। ठीक है, और जैसे तत्पुरुष समास में बाद वाला पद प्रधान होता है, ठीक उसी तरीके से कर्मधारय समास में भी बाद वाला पद प्रधान होगा और द्विगु समास में भी बाद वाला पद प्रधान होगा। अभी प्रधान का मतलब आपको समझाएंगे, धैर्य रखिए। बात करते हैं द्वंद्व समास की, तो द्वंद्व समास में भी क्या होता है? द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके सभी समासों की बात करते हैं। एक एक समास की बात करते हैं। सबसे पहला समास मैंने आपको बताया, क्या बताया? अव्ययी भाव समास। ठीक है, अव्ययी भाव समास। ठीक है, आप इसे जो है निश्चित रूप से लिखिएगा, जो मैं लिख रहा हूं उसे आप लिखिएगा। अव्ययी भाव समास में अभी आपने देखा कि कौन सा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में मित्रों पूर्व पद प्रधान होता है। इस समास में लिखिएगा इसे, इस समास में पहला पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान होता है, पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। क्या होता है? वह अव्यय होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया मुझे अव्यय ही नहीं पता है, आप पहले अव्यय बताइए क्या होता है। ठीक है, सब बताऊंगा, धैर्य रखिए। अव्ययी भाव समास में, इस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। ठीक है, इस समास को मतलब कि इस समास में अधिकतर, अधिकांशतः, हमेशा नहीं, अधिकांशतः
अधिकांशतः इस समास में पूर्व पद उपसर्ग होता है। उपसर्ग का मतलब क्या होता है? पूर्व पद में उपसर्ग होता है। पूर्व पद उपसर्ग होता है, बस ये लिखिएगा। पूर्व पद क्या होता है? उपसर्ग। अब उपसर्ग क्या होता है? उपसर्ग वो होता है जो शब्द से पहले लगते हैं, ठीक है, उपसर्ग वही होता है। अब अव्यय क्या होता है? अव्यय मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। अव्यय मित्रों वह होता है अव्यय। व्यय का मतलब खत्म ना हो, आ मतलब नहीं, जो कभी खत्म ना हो उसे कहते हैं अव्यय। अब निश्चित रूप से आप नहीं समझ पाएंगे कि अव्यय क्या होता है, मैं बताने का प्रयास करता हूं। अव्यय वो होता है जिसका कभी क्षरण ना हो, जिसका कभी व्यय ना हो, और अव्यय होता है। जिस पर लिंग वचन कारक का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वह क्या होता है? अव्यय। जैसे मैं कहूं वह कहां जा रहा है, ठीक है, मैं कह रहा हूं वह कहां जा रहा है, ठीक है, वह कहां जा रहा है, वह कहां जा रहा है, ठीक है, वह कहां जा रहा है। अब मैंने कहा कि वह कहां जा रहा है। अब अगर मैं कह दूं कि वह कहां जा रही है, क्या क्या मैंने कहा? वह कहां जा रही है, ठीक है, जा रही है। इसमें आपने देखा कि एक शब्द में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। वह कौन सा शब्द है? वह शब्द है कहां। ये जो कहां शब्द है, इस पर जो है लिंग का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। अगर मैं कहूं मोहन कहां जा रहा है या सीता कहां जा रही है, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कहां जो है, जो कहां शब्द है वैसे के वैसे गजराज की तरह विद्यमान है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अर्थात जिस शब्द में लिंग वचन कारक किसी का भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसके आने न रहने जाने से कोई प्रभाव न पड़े, वो क्या होता है? अव्यय होता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया होगा। जैसे मैं आपके सामने को उदाहरण और देता हूं। यथा। यथा का मतलब क्या होता है? जैसे। यथा का मतलब जो शाब्दिक अर्थ होता है, यथा का शाब्दिक अर्थ होता है जैसे, ठीक है। आपसे कहा जाए जैसे उदाहरण, उदाहरण मतलब उदाहरण में कई प्रकार आप दिखाते हैं उदाहरण के रूप में, उसके जैसे उदाहरण का ही पर्यायवाची होता है यथा, उदाहरण का ही पर्यायवाची होता है जैसे, ठीक है। तो यथा क्या है? यथा एक अव्यय है। क्यों? कैसे? मैं कहूं कि यथा सीता गीता रीता, यथा राम श्याम मोहन, तो यथा में यथी तो नहीं हो रहा है। यथा में चाहे आप पुल्लिंग का उदाहरण दे दो, चाहे स्त्रीलिंग का उदाहरण दे दो, इसमें तो यथा का यथी तो हो नहीं रहा है। अर्थात यथा भी क्या है? अव्यय है। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो आपने समझ लिया कि अव्यय क्या होता है। तो इसका परिभाषा आपने लिख लिया कि अव्यय, अव्ययी भाव समास में क्या होता है? इसमें इस समास में पहला पद प्रधान होता है और वह अव्यय होता है। अमूमन अधिकांशतः ऐसा देखा गया है कि समास में जो पूर्व पद होता है उपसर्ग होता है, ठीक है। उपसर्ग क्या होता है? उस उपसर्ग भी मैं आपको बता देता हूं। उपसर्ग में जैसे मैंने आपको कहा प्रकार, क्या मैंने लिखा? प्रकार। तो प्रकार में आपसे अगर मैं पूछूं प्रकार में कौन सा उपसर्ग है, ठीक है, तो प्रकार में प्र उपसर्ग है, ठीक है। जो शब्द से पहले लगता है वो उपसर्ग होता है। उपसर्ग का एक अलग टॉपिक होता है, मैं उसे बताऊंगा, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं अत्यंत, क्या कहूं? अत्यंत। अत्यंत। अगर मैं पूछूं अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, तो कुछ लोग नहीं जान पाएंगे, लेकिन अगर आप संधि पढ़ के आ रहे हैं तो अत्यंत में आप आसानी से बता पाएंगे कि अति धन अंत, इसका जो है संधि विच्छेद होगा। और जब संधि विच्छेद करेंगे तो उसमें जो पहला पद होगा वही क्या होता है? उपसर्ग होता है। तो अत्यंत में जो है अति उपसर्ग होगा। निश्चित रूप से यह सवाल यूपी टेट में पूछा गया है, 2017 में, 2014 में, 2021 में भी पूछा गया, ठीक है। चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करिएगा कि अव्ययी भाव समास होता क्या है। उदाहरण क्या है? उदाहरण ए है, उदाहरण है भरपेट। क्या है? भरपेट। अब मैं आपसे कहूं कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। पहला पद क्या है? भर। आखिरी पद क्या है? पेट, ठीक है, भर पेट। तो भर शब्द जो है यह अव्यय है। जैसे मैं कहूं कि भर शब्द अव्यय है, उदाहरण के रूप में अभी आप देख लीजिएगा, इसमें कोई क्षरण नहीं होगा। आप स्त्रीलिंग का उदाहरण बनाइए, पुल्लिंग का उदाहरण बनाइए, भर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। पेट जो है उत्तर पद है, पेट से मतलब नहीं है, तो भर पेट क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। मैं कहूं आपसे यथाशक्ति, क्या कहूं? यथाशक्ति, यह भी क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। मैं आपसे कहूं हर घड़ी, क्या कहूं? हर घड़ी। हर घड़ी याद तेरी आए सौतन बनके, मैं जीऊं श्याम तेरे नाम की जुगन बनके। तो जो हर घड़ी शब्द है ये क्या है? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। कई सारे उदाहरण मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। चलिए देखिएगा, उदाहरण देखिए आमरण। क्या है? आमरण। जो देखिए आमरण शब्द है, इसमें जो आ है ये उपसर्ग है। तो अधिकांशतः जो उपसर्ग वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? क्या होते हैं? उपसर्ग वाले शब्द जो होते हैं अधिकांशतः अव्ययी भाव समास होते हैं। आमरण, ठीक है। आगे बात करते हैं।
अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया इससे जो है आप समास विग्रह नहीं कर रहे हैं। समास विग्रह आप कैसे, ये तो समास है, ये तो समास है, तो इसका समास विग्रह कैसे करेंगे? भर पेट का समास विग्रह कर दीजिए, पेट भर करके। यथाशक्ति का समास विग्रह करिए, जैसी शक्ति हो। घर घड़ी का समास विग्रह करिए, प्रत्येक समय। ठीक है। आमरण का समास विग्रह करिए, मृत्यु पर्यंत, मरने तक। ठीक है, मरने तक, आमरण मतलब मरने तक। आगे बात करते हैं, आगे एक उदाहरण और लीजिए। अनुरूप क्या है? अनुरूप। अनुरूप में देखिए क्या है, अनुरूप में अनु उपसर्ग है, तो सबसे पहले आप उपसर्ग ही देख लीजिए, धाय मार दीजिए, अब बेभाव समास, क्योंकि उपसर्ग आ गया। अनुरूप मतलब रूप के योग्य, रूप के योग्य। ठीक है, ये अनुरूप होता है। तो समास और समास विग्रह आपने देखा, ये जो मैंने उदाहरण दिए ये समास है, और इसके बाद जब इसका आप उदाहरण को तोड़ेंगे, तोड़ करके उसे बड़ा रूप देंगे, तो वही होता है समास विग्रह। ठीक है। अनुरूप क्या है? अनु मतलब उपसर्ग है, तो डायरेक्ट ठोक दीजिए क्या है? अव्ययी भाव समास। लेकिन जब आप इसका समास विग्रह करिएगा तो समास विग्रह हो जाएगा रूप के योग्य, रूप के योग्य। ठीक है, इस तरीके से आप लिखिएगा। उम्मीद करता हूं अव्ययी भाव समास आपने अच्छे से समझ लिया। यही समास हमें लगता है कि थोड़ा सा आपको कठिन अपने जीवन में लगा होगा, लेकिन आज आपको कठिन नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने इस समास के हर पहलू से परिचय आपने कर लिया। पहला पद उपसर्ग हो, मार दीजिए अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय हो, अव्ययी भाव समास। पहला पद अव्यय हो और वही निश्चित रूप से प्रधान भी होता है। ठीक है, वही होता है अव्ययी भाव समास। ठीक है, चलिए। प्रधान का मतलब क्या होता है? प्रधान का मतलब उसकी मुख्य भूमिका होती है। ठीक है, अगर मैं अनुरूप शब्द न लगाऊं, केवल रूप ही लिख दूं, तो कोई शब्द नहीं बनेगा। ठीक है, तो अनु मैंने लगा दिया तो हो गया रूप के योग्य। बिना अनु के शब्द में कोई मतलब कि विशेषता नहीं आ रही है, वही होता है क्या? वही होता है, निश्चित रूप से बात करें तो वही प्रधान होता है। ठीक है, जिस शब्द के लगने से शब्द में विशिष्टता आ जाती है वही प्रधान होता है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, कर्मधारय समास की, सॉरी तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास उसी में मैं बताऊंगा ना। चलिए तत्पुरुष समास की बात करते हैं। क्या है? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष समास में मित्रों इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। अभी मैंने आपको बताया उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है, प्रधान होता है, और उत्तर पद प्रधान होता है, और समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर, समास विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह का, कारक चिन्ह का लोप होता है। क्या होता है? कारक चिन्ह का लोप होता है। ठीक है, सही सही। इसमें जो है बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। अब जैसे उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। उदाहरण में लेता हूं, राजा का पुत्र। क्या लिया? राजा का, राजपुत्र, सॉरी मैं उदाहरण ले रहा हूं, तो राजपुत्र। राजपुत्र में जब हम समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा राजा का पुत्र। क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र। आपने देखा कि इसमें क्या है? इसमें जो है उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है मतलब पुत्र इसमें प्रधान है। बिना पुत्र के राजा का कोई महत्व नहीं। राजपुत्र अगर शब्द बना हुआ है, इसमें राज नहीं प्रधान, इसमें पुत्र प्रधान है, तो पुत्र प्रधान है। पुत्र से ही राजपुत्र का निर्माण हुआ है। ठीक है, तो राजा का पुत्र। आपको उत्तर पद पूर्व पद प्रधानता और प्रधानता नहीं देखनी, मैं नियम बता रहा हूं। इसमें बीच में जब भी कोई कारक चिन्ह आ जाता है, कारक चिन्ह आप सभी लोग जानते हैं, मैंने एक वीडियो बताया था। कर्ता का कारक चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है। ठीक है, आप लिख लीजिए, यहां पे लिख लीजिए। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? कर्ता का कारक, जो कारक चिन्ह होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा। आप सभी लोग जानते हैं हिंदी में कितने कारक होते हैं। हिंदी में जो है कारकों की संख्या 8 होती है। इसके आप चिन्ह याद करिएगा। कर्ता का चिन्ह ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से या के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के अर्थ में होता है, संबंध का की कीरा रेरी नानी ने होता है, अधिकरण का मे पे पर होता है, संबोधन का हे हो अरे होता है। तो आप इसे जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि तत्पुरुष समास जो आपसे तो डायरेक्टली यही पूछा जाएगा कि राजपुत्र में कौन सा समास है। डायरेक्टली आप बता दीजिएगा राजपुत्र में जो है तत्पुरुष समास है। लेकिन कभी कभार जो एग्जामिनर होते हैं वह जो है हो जाते हैं क्या, वह थोड़े से
हाईएस्ट क्वालिटी में क्वेश्चन जब मारने लगते हैं तो आपसे यह भी पूछ सकते हैं। आप सभी लोग यह भी जान लीजिएगा कि जो तत्पुरुष समास बताए गए, ध्यान रखिएगा, इसके 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, क्या है? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष। दूसरा है करण तत्पुरुष, ठीक है, करण तत्पुरुष। तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष। चौथा है अपादान तत्पुरुष, क्या है? अपादान तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष। छठा है अधिकरण तत्पुरुष, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा। आपसे यह भी पूछ सकता है कि तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं। तत्पुरुष के मित्रों 6 कारक चिन्ह के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद बताए गए हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। अब आपको मैंने चिन्ह क्यों बताया? क्योंकि कर्म तत्पुरुष में क्या होता है? कर्म का चिन्ह, कर्म का चिन्ह होता है को। क्या होता है? को, ठीक है। तो कर्म का जो मैं उदाहरण लेता हूं, कर्म का उदाहरण लेता हूं स्वर्गवास। जैसे मैंने लिखा आपको स्वर्गवास, क्या लिखा? कर्म तत्पुरुष में मैंने लिखा स्वर्गवास, स्वर्गवास। तो जब आप इसका जो है समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्वर्ग को वास। क्या हो जाएगा? स्वर्ग को वास। इसे क्या कहेंगे? इसे जो है आप कहेंगे डायरेक्टली, आप बताएंगे बीच में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है, अर्थात यह तत्पुरुष समास तो है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है? कर्म तत्पुरुष समास है। क्यों? क्योंकि कर्म कारक का चिन्ह को होता है, इस वजह से यह कर्म तत्पुरुष है। बीच में कारक चिन्ह का लोप हो जाए, अर्थात बीच में कारक चिन्ह समास विग्रह करने पर आ जाए तो वह तत्पुरुष होता है, लेकिन जो कारक चिन्ह होता है वह तत्पुरुष समास हो जाता है। जैसे इसमें कर्म कारक का चिन्ह बीच में आ गया तो यह कर्म तत्पुरुष हो गया। वैसे ही आगे कर्ण तत्पुरुष की बात करते हैं। मित्रों, कर्ण तत्पुरुष का एक उदाहरण मैं लेता हूं, मन चाहा। क्या है? मन चाहा। कर्ण तत्पुरुष का उदाहरण है मन चाहा, ठीक है। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे हो जाएगा मन से चाहा। क्या हो जाएगा? मन से चाहा, ठीक है। इसका समास विग्रह तो आप आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। मन चाहा अगर मैं कहूं तो आप इसका समास विग्रह कर पाएंगे मन से चाहा। तो आप देख रहे हैं कि बीच में क्या आ रहा है? बीच में से आ रहा है। क्या आ रहा है? से। ये जो से आ रहा है, यह से क्या है? सबसे पहली बात तो आप से देखते ही कहेंगे भैया इसमें कारक चिन्ह आ रहा है, अर्थात यह जो है तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर एग्जामिनर तत्पुरुष समास से संतुष्ट नहीं है और पूछे कौन सा तत्पुरुष समास है, तो आप बता दीजिएगा भैया कर्ण तत्पुरुष है, ठीक है। जैसे मैं आपके एक और देख लीजिए। जैसे मैं आपके कह दूं बिहारी रचित, ध्यान से सुन लीजिएगा। आपसे कह दूं बिहारी रचित, क्या कह दूं? बिहारी रचित, ठीक है, बिहारी रचित। तो इसका जब आप समास विग्रह करेंगे क्या कहेंगे? बिहारी द्वारा रचित। क्या कहेंगे? बिहारी द्वारा रचित, ठीक है। क्या कहेंगे? बिहारी द्वारा रचित। बीच में जो है क्या आ रहा है? द्वारा आ रहा है। द्वारा जो है कौन से कारक चिन्ह है? कर्ण कारक का चिन्ह है। और जब बीच में कारक चिन्ह आ जाता है तो पहली बात तो तत्पुरुष होता है, लेकिन जिस कारक का चिन्ह आ गया वही तत्पुरुष हो जाएगा। तो अर्थात यह कौन सा तत्पुरुष हो गया? कर्ण तत्पुरुष हो गया। कर्ण में देखिए से भी आता है, द्वारा भी आता है, ठीक है। इसी तरीके से संप्रदान तत्पुरुष की बात करते हैं। एक उदाहरण, रसोई घर, रसोई घर, ठीक है, रसोई घर। जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर। क्या हो जाएगा? रसोई के लिए घर, ठीक है, रसोई के लिए घर हो जाएगा, ठीक है। अब आप सबसे पहली बात, जब रसोई घर आपसे कहेगा तो आप इसका समास विग्रह करिए, रसोई के लिए घर। बीच में क्या आ गया? के लिए आ गया। डायरेक्टली आप बता दीजिए कि यह तत्पुरुष समास है क्योंकि बीच में कारक चिन्ह आ गया। लेकिन एग्जामिनर और ज्यादा पूछने का प्रयास करे तो आप बता दीजिए के लिए जो है संप्रदान कारक का चिन्ह है, अर्थात यह संप्रदान तत्पुरुष है, ठीक है। आगे बात करते हैं अपादान तत्पुरुष। किसकी बात करते हैं? अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष का एक उदाहरण मैं लेकर के आपको बताता हूं। एक उदाहरण है ऋण मुक्त। क्या उदाहरण है? ऋण मुक्त, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं ऋण मुक्त। आप इसे कॉपी में लिखिएगा, ठीक है, ऋण मुक्त। ऋण मुक्त का जब हम समास विग्रह करेंगे क्या हो जाएगा? समास विग्रह हो जाएगा ऋण से मुक्त। क्या हो जाएगा? ऋण से मुक्त हो जाएगा, ठीक है। उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, ऋण से मुक्त हो जाएगा। बीच में आप देख रहे हैं बीच में से आ रहा है।
जो से आ रहा है डायरेक्टली आप बता देंगे भैया यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है तत्पुरुष समास है। लेकिन अगर एग्जामिनर और पूछे तो आप बता दीजिएगा अपादान तत्पुरुष है। क्यों? क्योंकि ऋण से मुक्त अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग हो रहा है, अर्थात हमें जो है ऋण से अलग होना है, ऋण से मुक्त होना है, अर्थात ऋण से अलग होना है। जो बीच में से आ रहा है वह जो है अपादान कारक का चिन्ह है, इस वजह से यहाँ पे अपादान तत्पुरुष है। ठीक है, आगे बात करते हैं संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष में आपने देखा कि संबंध में काकी, कीरा, रेरी, नानी, ने, ये सभी जो है संबंध तत्पुरुष के मतलब कि क्या है, संबंध कारक के चिन्ह है। तो मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण क्या है? उदाहरण है गंगा जल। क्या है? गंगा जल। ठीक है, गंगा जल, गंगा जल। गंगा जल का संधि समास विग्रह जब आप करेंगे तो हो जाएगा गंगा का जल। क्या हो जाएगा? गंगा का जल। गंगा का जल क्या होता है? का मतलब बीच में क्या आ गया? का शब्द आ गया, तो का किसका कारक, किस कारक का चिन्ह है? तो आप कहेंगे भैया संबंध कारक का चिन्ह है। जब संबंध कारक का चिन्ह है तो संबंध कारक में बीच में अगर का चिन्ह आ गया तो वह क्या होता है? संबंध तत्पुरुष होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपने समझ लिया गंगा का जल, यमुना जल। आगे बात करते हैं अधिकरण कारक की। किसकी बात करते हैं? अधिकरण कारक की। ठीक है, अधिकरण कारक में एक उदाहरण मैं देता हूं। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है? मे पे पर होता है। अगर मैं कहूं नगरवास, क्या कहूं? नगरवास। ठीक है, नगरवास। आप इसका जब समास विग्रह करेंगे तो हो जाएगा नगर में वास। क्या हो जाएगा? नगर में वास। नीचे आ रहा है नगर में वास। ठीक है, बीच में आप देख रहे हैं बीच में में चिन्ह आ रहा है। डायरेक्टली आप कहेंगे जब में चिन्ह आ रहा है अर्थात इसका मतलब यह है कि इसमें जो है तत्पुरुष समास तो है, क्योंकि यह कारक चिन्ह है। लेकिन कौन सा तत्पुरुष है? तो आप बताएंगे अधिकरण तत्पुरुष है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं सारी चीजें आपने बेहतर तरीके से समझ पाया होगा। आप कुछ लोग कहेंगे भैया नोट्स तो हम बना नहीं पाते हैं। नोट्स आप कैसे बनाएंगे? आप इसी तरीके से बनाएंगे। मतलब कि मैंने राजा का पुत्र में थोड़ा सा गलत कर दिया था। मैंने आपको बताया यहाँ पे कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष नहीं है। कर्म में जो है को आता है बीच में, यहाँ पे का आ गया, तो राजा और पुत्र के बीच संबंध बताया जा रहा है। संबंध का मतलब संबंध तत्पुरुष होगा। ठीक है, काकी, कीरा, रेरी जहां भी आ जाए बीच में वहां पे संबंध तत्पुरुष होता है। बोलने के फ्लो में मैंने गलती कर दिया था, ध्यान रखिएगा इसे। तत्पुरुष समास आपने पूरी तरीके से समझ लिया। आप लिखेंगे कैसे? आप इसी तरीके से लिखिएगा। तत्पुरुष समास का पहले परिभाषा लिखिएगा, उसके बाद आप ये लिखिएगा राजपुत्र मतलब राजा का पुत्र, बीच में का चिन्ह आ रहा है, इस वजह से का चिन्ह जो है एक कारक का चिन्ह है, संबंध कारक का चिन्ह है, इस वजह से यहां पर तत्पुरुष समास है। और कुछ विद्वान तत्पुरुष समास को कारक चिन्ह के अनुसार इसे 6 भागों में विभक्त करते हैं। कौन कौन से 6 भाग हैं? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण। इस तरीके से 6 तत्पुरुष समास बताते हैं। कर्म तत्पुरुष में बीच में कर्म कारक का चिन्ह आएगा जब हम समास विग्रह करेंगे। तो जैसे स्वर्गवास, स्वर्ग क्यों वास, बीच में को आ रहा है अर्थात यहाँ पे कर्म तत्पुरुष है। कर्ण तत्पुरुष बीच में से कारक का चिन्ह आएगा। संप्रदान तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष बीच में के लिए कारक का चिन्ह आएगा। अपादान तत्पुरुष बीच में से अलग होने के कारक का चिन्ह आएगा। संबंध तत्पुरुष बीच में काकी, कीरा, रेरी आएगा, संबंध कारक का चिन्ह आएगा। अधिकरण तत्पुरुष बीच में मेपय पर आएगा अर्थात संबंध कारक का अधिकरण कारक का चिन्ह आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं तत्पुरुष समास आपने बेहतर तरीके से समझ लिया। अब तत्पुरुष समास के ही दो उदाहरण होते हैं। क्या क्या होते हैं उसे भी आप समझ लीजिए। तत्पुरुष समास के ही 2 भाग होते हैं, जिसे मैंने आपको पहले भी बताया। तत्पुरुष समास के 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक भाग होता है मित्रों, एक भाग होता है कर्मधारय समास। क्या होता है? तत्पुरुष समास के ही कारक होते हैं। ठीक है, तत्पुरुष समास के ही कारक होते हैं कर्मधारय, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। आप नंबरिंग के अगर डालें तो आप इसे तीसरा नंबर भी डाल सकते हैं, लेकिन यह तत्पुरुष समास का ही भेद है। ठीक है, तत्पुरुष समास के ही 2 भेद मैंने बताया, कर्मधारय और कौन सा? द्विगु। ठीक है, कर्मधारय समास में इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद प्रधान होता है, प्रधान होता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन इसमें एक पद विशेष्य, एक पद विशेष्य और एक पद विशेषण होता है, विशेषण होता है। बस आपको यही ध्यान रखना है। कर्मधारय समास में क्या होता है? एक पद विशेष्य होता है और एक पद विशेषण होता है। अब कुछ लोग कहेंगे भैया विशेषण क्या होता है, विशेष्य क्या होता है? समझ लीजिए भाई। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से समझिए।
उदाहरण मैंने लिया नील गाय। क्या लिया? नील गाय। ये जो आपने बचपन में लीलगाह लीलगाह कहा है, लीलगाह अवधि में तो लीलगाह लीलगाह हम लोग भी बचपन में बोलते थे, उसे वास्तविकता में नील गाय कहा जाता है। ठीक है, तो नील गाय शब्द मैंने लिया। ठीक है, अब मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन सा उदाहरण है, कौन सा समास है, तो आप कहेंगे इसमें कर्मधारय समास है। क्यों? अब हम पूछेंगे क्यों। सबसे पहला, इसमें कौन सा पद प्रधान है? उत्तर पद प्रधान है। कौन सा? गाय। गाय शब्द जो है कैसा है? प्रधान है, उत्तर पद प्रधान है। ठीक है, उसमें मैंने बताया दूसरा पहचानने का नियम है, इसमें एक पद विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है। विशेष का मतलब यह समझिएगा, विशेष का मतलब निश्चित रूप से संज्ञा होगी। ठीक है, विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी विशेषता बताई जाती है, इसका जो मैं कहूंगा नीली है जो गाय, इसका समास विग्रह क्या होगा? नीली है जो गाय, उसे क्या कहेंगे? नील गाय कहेंगे। नील गाय का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम यही कहेंगे भैया ना, नीली है जो गाय, क्या है? नील गाय है। तो मैंने कहा कि भैया गाय क्या है? गाय जो है एक विशेष्य है। विशेष का मतलब एक संज्ञा है। इसी गाय की विशेषता बताई जा रही है। भैया ये गाय कैसी है? नीली है। अर्थात जो नीली शब्द आ रहा है यह विशेषण है। क्या है? विशेषण है। और जो बाद में जो गाय शब्द आ रहा है वह क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। इसी गाय की तो हम विशेषता बता रहे हैं ना, गाय कैसी है? नीली है। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक उदाहरण मैं लेता हूं, उदाहरण देखिएगा, उदाहरण के माध्यम से समझिएगा। एक उदाहरण है परमानंद में उदाहरण लेता हूं। अब जब आप इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या कहेंगे? समास विग्रह करेंगे, परम है जो आनंद, परम है जो आनंद, जो आनंद परम है वही कहलाता है परमानंद। लेकिन कुछ लोग कहेंगे भैया परम का शब्द क्या, परम का अर्थ क्या होता है? परम का मतलब यही होता है जो आनंद सर्वश्रेष्ठ हो, जो आनंद मुझे लगता है कि कहीं पर न मिले, वही होता है परमानंद। जब कोई आप बड़ा चीज़ हासिल कर लेंगे अपने जीवन का, अगर आपने टारगेट बनाया शिक्षक बनने का, और जिस दिन आप शिक्षक बन जाएंगे उसी दिन आप परमानंद में चले जाएंगे। अर्थात आपको परम आनंद की अनुभूति होगी जिस दिन आपको सैलरी की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो वही परमानंद होता है। तो परम है जो आनंद वही क्या होता है? परमानंद होता है। आपने देखा इस आनंद की विशेषता बता रहा है परम। ठीक है, आनंद कैसा हो? परम हो। आनंद छोटा मोटा आनंद नहीं होना चाहिए, परम मतलब बहुत बड़ा आनंद होना चाहिए। ठीक है, आपसे मैं कहूं भाई, एक उदाहरण मैं ना लूं तो महात्मा में कौन सा तत्पुरुष कौन सा समास है? आप कहेंगे महान है जो आत्मा। क्या कहेंगे? महान है जो आत्मा। ठीक है, महान है जो आत्मा। भैया आत्मा कैसी है? आत्मा कैसी है? महान है। आत्मा क्या है? विशेष्य है। क्या है? विशेष्य है। और महान कैसा है? विशेषण है। आत्मा कैसी है? आत्मा महान है। तो आत्मा जब महान है तो अर्थात आत्मा की विशेषता बताई जा रही है, महान। महात्मा, आत्मा जो महान है वही क्या होती है? महात्मा। तो यहां पे कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास हो गया। ठीक है, इस तरीके के कई उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। ठीक है, उदाहरण मैं आपको लिखा दे रहा हूं, आप लिख लीजिएगा। सदधर्म, सत है जो धर्म वही होता है सदधर्म। ठीक है, अधपका में कौन सा समास है? कुछ लोग कहेंगे इसमें जो है अव्ययी भाव समास। नहीं, अव्ययी भाव नहीं है। अधपका में मित्रों कर्मधारय समास है। क्यों? क्योंकि पका है जो आधा, पका कैसा है? आधा पका है, वही होता है कर्मधारय। पकने की विशेषता बता रहा है, आधा पका है भाई, पूरा नहीं पका है। ठीक है, तो अधपका में जो है कर्मधारय समास हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से मैंने कर्मधारय समास आपको बताने का प्रयास किया। आप पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? कर्मधारय समास में उत्तर पद प्रधान होता है, बिल्कुल। तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान होता है, लेकिन इसमें एक पद विशेष्य होता है और दूसरा विशेषण होता है। बस आप इसे ध्यान रखिएगा, एक पद विशेष्य और दूसरा विशेषण कौन सा होता है? उसमें जो है कर्मधारय समास होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। इसी तत्पुरुष समास का ही एक भेद मैंने बताया आपको। क्या बताया मैंने? बताइए। अगर आपको आता है तत्पुरुष समास का मैंने एक भेद बताया, उसमें मैंने बताया द्विगु समास। क्या बताया? द्विगु समास। इन नंबरिंग में आप चौथा डाल सकते हैं, लेकिन तत्पुरुष समास का ही रूप है द्विगु समास। बस द्विगु समास में भी उत्तर पद प्रधान होगा। ठीक है, इसमें भी उत्तर पद प्रधान होगा, उत्तर पद प्रधान होगा। लेकिन
जो पूर्व पद होगा, जो पूर्व पद होगा, जो पूर्व पद होगा वह संख्यावाची होगा। ठीक है, संख्यावाची होगा। ठीक है, वह पूर्व पद क्या होगा? संख्यावाची होगा। जैसे आप उदाहरण के माध्यम से समझ लीजिए, जैसे मैं आपसे कहूं त्रिभुज, त्रिभुज, उदाहरण त्रिभुज, इसका जब आप समास विग्रह करेंगे क्या कहेंगे? तीन भुजाओं का समूह। क्या होगा? तीन भुजाओं का समूह, तीन भुजाओं का समूह। आपने देखा इसमें जो भुजा है, ये जो भुज है ये उत्तर पद है, अर्थात यह प्रधान है, लेकिन पूर्व पद जो है संख्यावाची है, इस वजह से यहाँ पे क्या कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। मैं आपसे कहूँ त्रिफला, त्रिफला, त्रिफला में क्या हो जाएगा? तीन फलों का समूह, तीन फलों का समूह। जब हम इसे संस्कृत में समास विग्रह करते हैं तो क्या कहते हैं? त्रयाणाम फला, त्रयाणाम फलानाम समाहारः, त्रयाणाम भुजानाम समाहारः। तो आपको संस्कृत में नहीं देखना है, बस यही देखिए, त्रिफला मतलब तीन फलों का समूह होता है त्रिफला। ठीक है, हर्रे, बेहर्रे और आंवला, इसका जो है हम चूर्ण बनाते हैं, और ये चूर्ण जो है गैस के लिए बहुत फायदेमंद होता है, तो चलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं। त्रिफला मतलब चौराहा, कौन सा समास है? आगे चार राहों का समूह क्या होता है? चौराहा। अच्छा, जब मैं छोटा था ना, मैं आपको एक कहानी बताऊं, कहानी तो ये नहीं है, सब बच्चों के मन में ऐसी शंका आती है। चौराहा का मतलब हम लोग ये समझते थे जहां पर 4, 5, 6, 10 दुकान हो जाए उसे हम चौराहा बोलते हैं, लेकिन जब मैं समास पढ़ रहा था कक्षा 6ठी 7वीं में, तब मुझे समझ में आया कि भैया चौराहा उसे नहीं बोलते हैं, चौराहा बोलते हैं बाबू चार राहों का जहाँ रास्ता मिलता हो, चार राहों का समूह, चार राहों का समूह, इसे चौराहा बोलते हैं। ये नहीं जहाँ 10ठी दुकान हो जाए उसे चौराहा बोलते हैं। कहाँ जाते हैं भैया? चौराहा। ओ भैया वो चौराहा नहीं है, वहाँ पे अगर चार रास्ता मिल रहे हो तब वो चौराहा होता है। समझ में आया ना? चलिए, यहाँ पे पहला पद क्या है? राह जो है, राह क्या है? प्रधान है, लेकिन राह के बाद पहले चार आ गया, अर्थात यह द्विगु समास है। ठीक है, इस तरीके के कई सारे उदाहरण आपके सामने हो सकते हैं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण दूँ, पंचवटी हो गया, शताब्दी हो गया। ठीक है, मेरे सामने है तिराहा हो गया, चौराहा हो गया, नवग्रह हो गया, दोपहर हो गया, दोपहर, दोपहर का समूह, दो पहरों का समूह दोपहर होता है। दोपहर में भी क्या है? द्विगु समास है। ठीक है, उम्मीद करता हूं द्विगु समास भी आपने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, अब आगे पांचवें समास की बात करते हैं। पांचवा समास आपके सामने तत्पुरुष समास समाप्त हो गया। तत्पुरुष समास के दो भेद होते हैं, कर्मधारय और द्विगु। ठीक है, जो पांचवा समास होता है मित्रों, पांचवा समास कौन सा होता है? पांचवा समास होता है कौन सा? मैंने बताया था बहुव्रीहि समास। क्या बताया था? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या होता है? इसमें जो है अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है, अन्य पद प्रधान होता है। ठीक है, और अन्य पद प्रधान होता है, बस यही ध्यान रखिएगा। और जब समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह करने पर, मैं पहचानने का नियम लिख रहा हूं, परिभाषा में बस यही लिखना है, बहुव्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है। समास विग्रह करने पर इसका अर्थ किसी तीसरे व्यक्ति को जाता है, किसी तीसरे पद को जाता है। व्यक्ति मत लिखिएगा, किसी तीसरे पद को जाता है। अब उदाहरण के माध्यम से समझिएगा, बहुत ही आसानी है। आपने बचपन में पढ़ा होगा दशानन, दशानन। ठीक है, दशानन बहुत ही फेमस उदाहरण है। 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, अर्थात 10 आनंद किसके हैं? आनंद का मतलब क्या होता है भैया? आनंद का मतलब मुख होता है, ध्यान रखिएगा इसे, आनंद का मतलब मुख। ठीक है, 10 है मुख जिसके, अर्थात कौन हो गया? रावण। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा इसमें क्या होता है, इसमें जो है किसी का पर्यायवाची आ जाता है। दशानन मतलब कि किसी रावण का पर्यायवाची है। ठीक है, ऐसे मालूम हो जाता है। जैसे मैं आपको लिखूँ चक्रपाणी, क्या लिखूँ? चक्रपाणी। ठीक है, चक्रपाणी में क्या हो गया? चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में, चक्र है हाथ में जिसके। किसके हाथ में चक्र है? आप जानते हैं चक्र हाथ में किसके है? विष्णु भगवान के। तो विष्णु क्या हो गया? ये विष्णु भगवान के हाथ में चक्र है ना, तो क्या हो गया? चक्रपाणी।
विष्णु भगवान को निर्देशित कर रहा है। चक्रपाणी का कोई अपने आप में अर्थ ही नहीं निकल रहा है। जब हम समास विग्रह कर रहे हैं तो किसी दूसरे की तरफ इंडिकेट कर रहा है, अर्थात यह क्या हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। अब मैं कहूँ आपसे चंद्रशेखर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, चंद्रमा है जिसके सिर पर, चंद्रमा है जिसके सिर पर। चंद्रमा किसके सिर पर है भैया, शंकर। शंकर भगवान के सिर पर क्या है, चंद्रमा है, अर्थात जो चंद्रशेखर है कौन सा समास हो गया, बहुब्रीहि समास हो गया। इस तरीके के कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। जैसे मैं आपको कहूं लंबोदर, क्या कहूं, लंबोदर, क्या है, लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, लंबा है उदर, उदर मतलब क्या होता है, उदर मतलब पेट होता है। लंबा है उधर जिसका, उदर जिसका, अर्थात लंबा पेट किसका है, आप कहेंगे गणेश भगवान। ठीक है, गणेश भगवान का पेट कैसा है, लंबा है, इन्हें लंबोदर बोलते हैं। तो क्या हो गया, यह जो है बहुब्रीहि समास हो गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे भैया वो जो अपवाद होता है उस अपवाद को आप नहीं पढ़ा रहे हैं। अपवाद को जो है मैं पढ़ाऊंगा तो मुझे लगता है कि आप खुद अपवाद से ग्रस्त हो जाएंगे। ठीक है, तो परिस्थिति अपवादग्रस्त आप ना हो, इस वजह से मैं ये चीज़ें आपको नॉर्मल चीज़ें बता रहा हूँ। इसमें कई सारे अपवाद भी होते हैं, लेकिन वहाँ से आपको कोई लेना देना नहीं है। वो बहुत ही नॉर्मल, मतलब कि 2 या 4 शब्द होते हैं जो अपवाद के रूप में आपके सामने रहेंगे। ठीक है, 2-4 शब्द होंगे, 2-4 शब्द क्वेश्चन के माध्यम से भी मैं आपको कंप्लीट करवा सकता हूं। इसमें केवल आप बेसिक नियम को जानिए कि होता क्या है और कैसे होता है, बस इतना ही आप समझ लीजिए। बहुब्रीहि समास में अन्य पद प्रधान होता है, इसमें किसी शब्द का मतलब कि वाक्य का पर्यायवाची आ जाता है। ठीक है, किसी भगवान का नाम आ जाता है समास विग्रह करने पर। ठीक है, चलिए एक समास और बचा हुआ है जिस समास का नाम है द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। ठीक है, छठा समास है मित्रों द्वंद्व समास। क्या है, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में मित्रों दोनों पद प्रधान होता है। क्या होता है, दोनों पद प्रधान होता है, दोनों पद प्रधान होता है ना, दोनों पद प्रधान होता है। और बीच में और चिन्ह का लोप होता है। इसे मत लिखिएगा नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे। बीच में और चिन्ह का लोप होता है। लोप का मतलब क्या होता है, लोप का मतलब होता है छिपा होता है। बीच में क्या होता है, और चिन्ह का लोप होता है, अर्थात जब हम समास विग्रह करते हैं तो समास विग्रह करने पर बीच में और चिन्ह आ जाता है। समझ में आया। चलिए, जैसे मैं आपसे कहूं भाई बहन, क्या कहूं, भाई बहन। ठीक है, तो मैं क्या कहूंगा, भाई और बहन, भाई और बहन। ये जो अधिकांशतः जो इसके द्वंद्व समास के उदाहरण होते हैं ना, बीच में ए वाला चिन्ह बहुत जरूर लगता है। इस वाले चिन्ह को क्या बोलते हैं, इस वाले चिन्ह को बताइएगा। अगर आपको कमेंट बॉक्स में आता हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसे क्या कहते हैं। ठीक है, बता देता हूँ यार, योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, योजक चिन्ह से बोला जाता है, बीच में योजक चिन्ह जरूर आता है। जैसे मैं कहूँ रात दिन, क्या कहूँ, रात दिन, क्या हो जाएगा, रात और दिन। ठीक है, रात और दिन। इस तरीके के कई सारे उदाहरण मैं आपके सामने दे सकता हूं। जैसे मैं आपके सामने उदाहरण देता हूं, पाप पुण्य हो गया, पाप और पुण्य। ठीक है, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, बीच में योजक चिन्ह आ जाएगा। उसके बाद दाल भात, दाल और भात। ठीक है, खरा खोटा, खरा और खोटा, आगा पीछा, आगा और पीछा। ठीक है, इसमें अधिकांशता क्या होता है ना, अधिकांशता विलोम शब्द एक दूसरे के विलोम शब्द होते हैं, लेकिन अधिकांशता होते हैं। अधिकांशता का मतलब अधिकतर उदाहरण में ऐसे होते हैं, लेकिन सभी उदाहरण में ऐसा हो यह निश्चित नहीं है। ठीक है, इस वजह से मैं अधिकांशता शब्द का इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है, निश्चित नहीं है। जैसे एक उदाहरण है आचार विचार, आचार और विचार। एक उदाहरण है गंगा यमुना, गंगा और यमुना। ठीक है, तो द्वंद्व में क्या होता है, द्वंद्व में जो है बीच में और चिन्ह का लोप होता है। इस तरीके से मैंने जो है समाज के सारे के सारे क्या कहा जाता है, समाज के सारे पूरे के पूरे समाज को मैंने समाप्त किया आपके सामने। ठीक है, निश्चित रूप से यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, निश्चित रूप से समास में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, कुछ लोग किसी उदाहरण को लेकर के भ्रम की परिस्थिति में होंगे, तो आप लोग भ्रम की परिस्थिति में न रहिएगा ना।
मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से जब क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करूंगा या आपकी जब परीक्षा की तैयारी के दौरान जब मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा तो वहाँ पे 2-4 शब्द होते हैं अपवाद के रूप में, वो चीज़ें आप वहाँ से समझ पाएंगे। निश्चित रूप से अगर आपके पास कोई बुक है तो आप वहाँ से प्रैक्टिस जरूर करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस इज मेक परफेक्ट फ्यूचर। प्रैक्टिस ही आपको जो है एक परफेक्ट आदमी बनाएगी, आपके फ्यूचर को भी परफेक्ट बनाएगी। ठीक है, निश्चित रूप से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, और प्रैक्टिस ही एक ऐसा है जो आपको आगे ले जा सकती है। वीडियोज को देखने पर आप कभी भी अधिकारी नहीं बन सकते हैं। वीडियोज को देखने पर आप कभी भी, मैं निश्चित रूप से बता सकता हूं, अगर मेरी वीडियोज को देख करके केवल आप सोचते हैं कि हम यूपी टेट क्वालिफाई कर लेंगे, हम डीएलएड पास कर लेंगे, हम कोई बड़ा काम कर लेंगे, तो नहीं कर पाएंगे। आपको सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, मैं निश्चित रूप से ये चीज़ें मैं अपने बारे में भी बोलता हूँ, कोई यूट्यूबर कोई टीचर ऐसा नहीं बोलता है, लेकिन मैं बोलता हूँ इस चीज़ को। अगर आप स्वयं से नहीं पढ़ेंगे तो यूट्यूब पर जो है कान में लीड लगा करके, ईयरफोन लगा करके वीडियोज देखने से आप कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं। निश्चित रूप से आप पढ़ाई करिएगा, वीडियोज के माध्यम से केवल और केवल आपको मार्गदर्शन प्रदान करने का काम किया जाता है। और अगर आपको थोड़ा सा भी इससे लाभ हो रहा है तो वीडियोज को लाइक शेयर सब्सक्राइब के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा, और एक छोटा सा कमेंट आप हमें हौसला अफजाई करने के लिए लिख सकते हैं, जिससे हमें लगे कि मैं जो काम कर रहा हूं बेहतर कर रहा हूं, और आपके लिए बेहतर को और बेहतर बनाने का लगातार प्रयास हमारी तरफ से जारी है। ठीक है, उम्मीद करता हूं। मैं फिर आखिरी में एक शब्द जरूर बोलूँगा जो मेरा मैं जो कहता आ रहा हूँ, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। ध्यान से सुनिएगा, यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। हम लोग जल निकालेंगे, जमी बंजर है, आपके भी आगे पीछे, मतलब कि आपका भी जो टाइम चल रहा है वो स्ट्रगलिंग टाइम चल रहा है। निश्चित रूप से इस स्ट्रगलिंग टाइम को बढ़ा करके हम एक परफेक्ट टाइम में बदलने जा रहे हैं। ठीक है, लगातार आप लोग प्रयास करते रहिए बेहतर को बेहतर बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।